बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 बुक का नाम है मैथ स्किल्स क्लास 5। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6C। यूनिट नंबर 6 में हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6C, जिसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे और साथ हम इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। यूनिट नंबर 6, यूनिटरी मेथड, एक्सरसाइज है 6C, पेज नंबर है 76। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन है, ये हम पहले पढ़ लेते हैं। इसमें proportion है द इक्वालिटी between two ratios. The equality between two ratios is called proportion. The equality between two ratios is called proportion. Proportion is the equality between two ratios is called proportion. नेक्स्ट हम इसका सिंबल लिखते हैं proportion का, हम इसको यूज़ करते हैं proportion is denoted by double colon that is कुछ इस तरह से। द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज, दो रेशियो के दरमियान जो इक्वल का साइन है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डबल कॉलन के साथ, यानी कि प्रोपोर्शन को डिनोट किया जाता है डबल कॉलन के साथ। ये हमारे पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। ये दो रेशियोज के दरमियान में होता है। इसमें स्टूडेंट हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होती हैं, 4 क्वांटिटीज़। हम क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। इफ़ A, B, C and D। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 4 क्वांटिटीज़ हैं। इफ़ A, B, C and D और 4 क्वांटिटीज़ are 4 quantities in proportion then A ratio B proportion, डबल कॉलन यूज़ करेंगे नेक्स्ट, फिर आएगा C रेशियो। तो स्टूडेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी द इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज़, एक ये रेशियो और एक ये रेशियो। दो रेशियोज़ के दरमियान जो इक्वालिटी का साइन है, यानी कि डबल कॉलन का जो साइन है, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको स्टूडेंट हम दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, अनदर मेथड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं इसको A रेशियो B, डबल कॉलन की जगह हम इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, C रेशियो D। तो ये दोनों मेथड हैं प्रोपोर्शन को लिखने के लिए, दोनों तरीके हैं प्रोपोर्शन को लिखने के लिए। A रेशियो B डबल कॉलन C रेशियो D, या हम लिखेंगे A रेशियो B इज इक्वल C रेशियो D। अब नेक्स्ट हमारे पास
जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा A/B इज इक्वल C/D। इन क्वांटिटीज़ में 4 क्वांटिटीज़, फर्स्ट A है, सेकंड B है, थर्ड C और फिर D है। इन क्वांटिटीज़ में हमारे पास जो एक्सट्रीम और मीन्स वैल्यू हैं, इन क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास A, B, C, D ये वैल्यूज़ हैं। इनमें जो A और D वैल्यू है, इनको स्टूडेंट हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। यानी कि फर्स्ट वाली क्वांटिटी और लास्ट वाली क्वांटिटी, इन क्वांटिटीज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। जबकि हमारे पास B और C जो है वो मीन वैल्यूज़ हैं। A और D एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन दिस proportion A and D are extreme values. Extreme values but B and C are mean values, उनको हम mean values कहते हैं। और मीन वैल्यूज़, ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ आ जाती है। तो नेक्स्ट जब हम इनका प्रोडक्ट लिखते हैं, इनको यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इसको, ये हमारे पास A/B इज इक्वल C/D। तो ये हमारे पास B और C जो है वो मीन वैल्यूज़ हैं, जबकि A और D जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ये एक्सट्रीम होनी चाहिए मीन वैल्यूज़। तो अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट में इन प्रोपोर्शन में लिखें। यानी कि हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक साइड पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ जो मीन्स है, यानी कि मीन्स वैल्यू B और C है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। किन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है? मीन्स को। मीन्स वैल्यू कौन सी है? B और C। तो यहाँ पे लिखेंगे B क्रॉस C इक्वल, ये हमने इक्वल लिखा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं A और D। तो इनका भी हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A क्रॉस D। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6C। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 4:12 proportion m/10। 4:12 proportion m/10, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो स्टूडेंट जिस तरह से हमने इसको पढ़ा, पहले टॉपिक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने जो चीज़ें समझी, हम उन चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को लिखते हैं। ये वैल्यू है 4:12 प्रोपोर्शन m/10।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। तो अब हम इसको पुट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वैल्यू कौन सी है, मीन वैल्यू इसमें 12 और m है। 12 और m क्या है, मीन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे मीन वैल्यूज का प्रोडक्ट लिखेंगे, m क्रॉस 12। यहाँ पे मीन वैल्यूज हैं 12 और m, तो हमने उन दोनों का प्रोडक्ट लिखा, यानी कि उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट है राइट साइड पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो राइट साइड पे एक्सट्रीम वैल्यूज जो कि 4 है और 10 है, 4 और 10 को हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10। अब हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो क्या है, m की वैल्यू है। m की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो इसको लिखते हैं m इज इक्वल, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10। तो m के साथ जो क्वांटिटी, जो नंबर, जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 12 है, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको राइट साइड पे पुट करेंगे तो वहाँ पे ये डिवाइड होगा, वहाँ पे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड। इसको हम डिनोमिनेटर नीचे पुट करेंगे इस तरह से। ये m के साथ यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ पे ये नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा, वहाँ पे नीचे क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो इसलिए हमने इसको नीचे डिवाइड किया है। यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई, इसको हम नीचे लेंगे, यहाँ पे डिवाइड होगा। अब हम इसको कटिंग करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे टेबल यूज़ कर सकते हैं। टेबल हमारे पास 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 12 भी 2 के टेबल में आता है। हम ऊपर और नीचे नंबर्स को कट करेंगे, इनको कटिंग करेंगे। तो 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 का टेबल यूज़ करेंगे हम, 4 का टेबल यूज़ करते हैं। 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 12 आ जाता है, 4 3 टाइम 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, 4 3 टाइम 12। अब स्टूडेंट ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 10 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 10, 1 10 टाइम्स 10। और नीचे कितनी वैल्यू मीनिंग है, 3, तो ये मैंने नीचे 3 लिख दिया है, 1 10 टाइम्स 10 और नीचे ये 3, m इज इक्वल आ गया 10/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, ये हम 10 लिखेंगे बॉक्स के अंदर और हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये स्टूडेंट 3 कितने टाइम 10 आता है, 3 के टेबल में तो 10 नहीं आता, लेकिन 10 से छोटी वैल्यू आती है। तो 3 3 टाइम हम लिखेंगे 9, 3 3 टाइम 9। 10 में से 9 माइनस करेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 1। अब इसका हम आंसर लिखते हैं, m इज इक्वल, यहाँ पे ये हमारे पास क्वोशंट है, ये 3 यहाँ पे आएगा क्वोशंट वैल्यू। जो हमारे पास आंसर में रिमेनिंग रह गया है 1, इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और ओवर की फॉर्म में जिस रकम से हमने डिवाइड किया है उसको हम नीचे पुट करेंगे। हमने m की वैल्यू फाइंड की, m इज इक्वल, ये क्वोशंट हमने 3 लिखा, 1 रिमाइंडर है वो हमने यहाँ पे पुट किया और 3 डिवाइडर है जिसे हमने डिवाइड किया है उसको हमने नीचे डिनोमिनेटर में। तो आंसर आ गया m की वैल्यू 3 1/3 आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें प्रोपोर्शन में वैल्यू थी जिसको हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन्स वैल्यू में लिखा, फिर हमने उसमें से m की वैल्यू मालूम की। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है m/16 प्रोपोर्शन 5/8। m/16 प्रोपोर्शन 5/8 वैल्यू। अब इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पे स्टूडेंट मीन वैल्यूज़ कौन सी हैं? 16 और 5 जो है वो मीन वैल्यूज़ हैं। 16 और 5 क्या है? यहाँ पे मीन वैल्यूज़ हैं, और बाकी बच गई m और 8, और वो क्या आ जाएंगी? एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन वैल्यू 16 और 5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई 5। 16 मल्टीप्लाई 5, मीन वैल्यूज़ को 5 और 16 को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। इज इक्वल है, इज इक्वल पुट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ में m और 8 है, तो इसको लिखेंगे m क्रॉस 8। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा। अब इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, m फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल, ये m आ जाएगा यहाँ पे, और m के साथ 8 क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, m के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको हम लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो वहाँ पे ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। क्वेश्चन फॉर्म है, ऊपर नॉमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू में आ जाएगा 8। यहाँ पे m के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके ये नीचे डिवाइड होगा। अब इसमें हम कटिंग करेंगे नंबर्स को। यहाँ पर ये 8 है, जबकि ऊपर 16 है, और यहाँ पे ये 5। 8 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में 16 आता है। 8 के टेबल में 16, तो हम इन दोनों को कटिंग करेंगे सेम टेबल से। एक ही टेबल हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 1 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16। 8 2 टाइम 16, 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। अब नीचे 1 आ गया, नीचे वाली टर्म फिनिश खत्म होगी, नीचे 1 रह गया। अब हम ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर रिमेनिंग रह गया है, यहाँ पे ये 2 है और मल्टीप्लाई 5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे कितनी वैल्यू है? नीचे 1 है। अगर नीचे 1 आ जाएगा तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, डेफिनेटली वो नीचे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 दा 10 इज इक्वल m। तो m की वैल्यू है m इज इक्वल 10। m की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो ये हमारा आंसर है। हमने इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो m इज इक्वल 10। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 27 रेशियो m proportion 3 रेशियो 5। 27 रेशियो m proportion 3 रेशियो 5। ये हमारे पास वैल्यू, इसको हम लिखते हैं 27 रेशियो m डबल कॉलन प्रोपोर्शन का साइन 3 रेशियो m। अब इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज में लिखना है, तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन वैल्यूज में कौन कौन सी है? m और 3 क्या है? यहाँ पे मीन्स वैल्यू है, जबकि 27 और लास्ट वैल्यू 4th प्रोपोर्शन 5 जो है, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो मीन वैल्यूज का प्रोडक्ट आ जाएगा m क्रॉस 3। m क्रॉस 3, ये हमारे पास आ गया मीन वैल्यूज का प्रोडक्ट। जब हम एक्सट्रीम वैल्यूज लिखेंगे उसमें आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 5। 27 मल्टीप्लाई 5। लेफ्ट साइड पे मीन वैल्यू है m क्रॉस 3, जबकि राइट साइड पे है 27 मल्टीप्लाई 5। अब जहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखते हैं m इज इक्वल
m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m इज इक्वल 27 मल्टीप्लाई 5, अब यहाँ पर m मल्टीप्लाई 3 है, तो मल्टीप्लाई जो 3 है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा और नीचे लिखा जाएगा। कहाँ पे लिखा जाएगा? ये नीचे। m यहाँ पे ऊपर था, मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ 3, तो 3 जो है राइट साइड पे जाके यहाँ पे नीचे डिवाइड होगा। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता और 3 और 5 आपस में कट नहीं होंगे, लेकिन 3 के टेबल में 27 आता है। 3 के टेबल में 27 है, तो 3 के टेबल से हम 27 को कट करेंगे। और 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 27? हमें मालूम है 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 27। 3 9 दा 27 आ जाता है। 3 9 टाइम क्या आता है? 27। तो इसको करते हैं 3 1 टाइम 3, 3 9 टाइम 27, 3 1 टाइम 3, 3 9 टाइम 27। अब नीचे 1 रह गया है और यहाँ पे है 9 मल्टीप्लाई 5, तो 9 और 5 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 दा आ जाएगा 45, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल 45। आंसर आ जाएगा m की वैल्यू m इज इक्वल 45। ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। फोर रेशो 3 proportion 12 रेशो m। 4 रेशो 3 proportion 12 रेशो m। ये हमारे पास वैल्यू, इसको हमने लिखना है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये वैल्यू, अब मीन वैल्यू कौन से यहाँ पे 3 और 12 क्या है? मीन वैल्यूज़ हैं। 3 और 12 यहाँ पे मीन्स वैल्यू हैं, तो लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल, जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ में आ जाएगा 4 और साथ आ जाएगा m, तो 4 मल्टीप्लाई m। 3 मल्टीप्लाई 12 एज इट इज़ इक्वल m। यहाँ पे हमने m फाइंड करना है, m के साथ क्या है 4 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m इस 4 को हम नीचे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 4। m के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम दूसरी साइड पे नीचे डिवाइड करेंगे। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 12 आएगा। 12 को इसको कटिंग करेंगे। 4 1 टाइम 4, 4 टू द 8 और 4 3 टाइम 12, कहाँ पे आएगा 4 3 टाइम 12, और ये हमने इसको कट किया। अब नेक्स्ट हमने 3 मल्टीप्लाई 3 लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल m के, तो नीचे 1 है, ये नीचे 1 नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 1 9 ही आएगा, तो 3 3 टाइम 9, तो 9 इज इक्वल m। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई 9, m इज इक्वल 9 आंसर। ये था पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अली टेक्स 20 steps, Ali takes 20 steps to cover a distance of 40 meter. How much distance
हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड in 250 steps. कि अली ने टेक्स की, अली 20 स्टेप्स टेक करता है, 20 स्टेप्स लेता है तो उसने डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर। वो 20 स्टेप्स में 20 कदम चलता है तो वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो 250 स्टेप्स लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना फासला कवर करेगा। तो इसको हमने फाइंड करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है कि अली ने स्टेप्स जो है, एक साइड पे हमारे पास स्टेप्स हैं और दूसरी साइड पे कितना है, डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स और यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्टेंस। ये हमें दो क्वांटिटीज ये गिवन है, स्टेप्स और डिस्टेंस। तो स्टेप्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम इसको रेट करते हैं। अली टेक्स 20 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं, 20 स्टेप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 स्टेप्स। 20 स्टेप्स आ गए हमारे पास। अब आगे टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। तो डिस्टेंस की जगह पे हम लिखते हैं 40 मीटर। ये हमने 40 लिख दिया डिस्टेंस की जगह पे। हाउ मच डिस्टेंस विल बी, हाउ मच का मतलब है कितना डिस्टेंस कवर होगा, कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो डिस्टेंस हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं x। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वैल्यू हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। विल बी कवर्ड इन 250 स्टेप्स, जबकि स्टेप्स कितने हैं, 250। अगर 250 स्टेप्स आ जाएं तो वो कितने डिस्टेंस में उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले स्टेप 20 थे, फिर कितने हो गए 250, यानी कि स्टेप्स इंक्रीज हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी तरह से डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। स्टेप्स पहले 20 थे, फिर कितने हो गए 250, यानी कि लोअर से हायर की तरफ वैल्यू जा रही है। तो ये 40 से ये भी ज़्यादा हो जाएंगे, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो 20 से पहले ये वैल्यू गई 250 पे, वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। और यहाँ पे 40 से कितना है, ये x है, 40 से कितना है, ये x। तो ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज़। अब हम इसको लिखते हैं, यहाँ से हमने एरो स्टार्ट किया तो ये वैल्यू है यहाँ पे 20। ये वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, ये हम लिखते हैं 20। और एरो कहाँ पे ख़त्म हुआ है, 250 पे। तो नीचे लिखते हैं हम 250। अब यहाँ पे हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। इस जगह पे एरो हमने स्टार्ट किया 40 से, एरो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ये 40 से। तो यहाँ पे ये आ गया 40 और कहाँ पे एंड हुआ एरो, x के ऊपर। तो ये हमने x के ऊपर एरो लिख दिया। अब इसमें हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये हम यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस लगाते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ पे कुछ एरो शो किए, ये हमने एक छोटा सा क्रॉस यहाँ पे बनाया। इसका मतलब है कि x 20 के पास जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल, ये x चला गया 20 के पास, x मल्टीप्लाई 20। और ये 250 जो है ये 40 के पास चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई 250, 40 मल्टीप्लाई 250। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो ये x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे x इज इक्वल, ये वैल्यू है 40 मल्टीप्लाई 250। और ये जो 20 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। 20 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड होगा। अब इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये हमने 0 को इस 0 के साथ कैंसिल कर दिया। इस 0 से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस 0 को इस 0 के साथ कैंसिल किया है। आगे ये 2 है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 1 द 2 और 2 2 टाइम्स क्या वैल्यू आएगी, 4। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ। तो यहाँ पे हम x लिखते हैं, x इज इक्वल
2 मल्टीप्लाई 250, 2 मल्टीप्लाई 250। हमने x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, x को 2 मल्टीप्लाई 250। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 250 और ये है 2। तो 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10, 10 का हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 2 to the 4 और 1 5। तो आंसर आ जाएगा इसका 500 मीटर। वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? वो 500 मीटर। जब उसने 20 स्टेप्स लिए तो वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। जब वो स्टेप्स लेगा 250 तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 500 मीटर। ये हमारा आंसर। द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है शकील earns rupees 1100 for 2 days. Shakil earns rupees 1100 for 2 days. Find his earning. Find his earning for the month of June. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि शकील ने 2 दिन के अंदर जो अर्निंग की है, जो कमाया है, वो कितना है? 1100 है। वो कितनी वैल्यू है? 1100 वैल्यू है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे कहा गया है कि वो जून के माह में कितनी अर्निंग करेगा। तो ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना है इसको। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे अर्निंग है, रुपीस हैं 1100, जबकि दूसरी क्वांटिटी है वो डेज हैं, वो दिन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रुपीस। एक साइड पे हम यहाँ पे अर्निंग लिख देते हैं रुपीस में, और दूसरी साइड पे हम यहाँ पे डेज लिख लेंगे, कितने दिनों में। तो यहाँ पे 1100 रुपीस उसने कवर किए 2 डेज़ के अंदर। तो यहाँ पे रुपीस लिखेंगे 1100 कितने डेज़ में? 2 डेज़ के अंदर। फाइंड हिज अर्निंग, अगर बाहर ने हमने आगे अर्निंग फाइंड करनी है, उसके लिए हम रुपीस फाइंड करेंगे, वो हम लिखेंगे एक्स। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे हम एक्स। वाई भी लिख सकते हैं आप, हम एक्स भी लिख। फॉर द मंथ ऑफ जून, जून के माह में हम यहाँ पे उसके डेज लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा फॉर एवरेज 30 डेज। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 1100 है, तो यहाँ पे हमने एक्स फाइंड करना है। इस साइड पे देखें, पहले दिन 2 डेज थे, पहले क्या वैल्यू है 2, तो डेज क्या हो गए? इंक्रीज, यानी कि डेज क्या हो गए? ज़्यादा हो रहे हैं, डेज क्या हो रहे हैं? ज़्यादा। तो यहाँ पे रुपीस जो है अर्निंग भी ज़्यादा होगी। जब डेज ज़्यादा हो रहे हैं तो अर्निंग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। डेज के ज़्यादा होने से अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो इसको हम इंक्रीज लिखेंगे। ये हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज वैल्यू हो रही है, तो इस तरह हम ये भी लिखेंगे, ये वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक्स एरो स्टार्ट किया है, एक्स लिखेंगे, एंड हुआ है एरो 1100 पे, तो नीचे लिखते हैं 1100 इज इक्वल, ये हमने एरो स्टार्ट किया 30 से, तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे ऊपर, और हमने एरो एंड किया 2 के ऊपर, तो ये वैल्यू नीचे आ गई 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये x ओवर 100 इज इक्वल 30 ओवर 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट x के नीचे जो 1100 है वो नीचे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ये देखें, x के नीचे 1100 डिवाइड में है। जब इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा। तो लिखेंगे x इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई 1100 ओवर नीचे क्या वैल्यू है? नीचे वैल्यू है 2। x ओवर 1100 इज इक्वल 30 ओवर 2। ये 1100 हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। इसमें कटिंग करते हैं यहाँ पे 2 के टेबल से, ये 2 1 टाइम 2
2 1 टाइम 2, 3 में से 1 कैरी करेंगे ये 10, और 2 5 द 10 आ जाएगा, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 1 टाइम 2, 3 में से 1 आगे हमने शिफ्ट कर दिया, कैरी कर दिया, 5 बच, तो 2 5 द 10। यहाँ पे x इज इक्वल, ये वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई ये वैल्यू है 1100, 15 मल्टीप्लाई 1100। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1100 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ, तो 5 0 0, 5 0 टाइम 0 आ जाएगा। इसी तरह 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5। नेक्स्ट हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस 1 0 टाइम 0, 1 0 टाइम 0, 1 1 टाइम 1, 1 1 टाइम 1। अब इसको हम प्लस करेंगे, ये 0 एज इट इज़, ये 0 भी एज इट इज़, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, और ये 1 एज इट इज़। तो x की हमें वैल्यू मिल जाएगी 16500, 16500, यानी कि 16,500 रुपीज़। ये उसकी क्या हो जाएगी, जून के मंथ की अर्निंग। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्राइस ऑफ अ dozen egg is 96 rupees. The price of a dozen eggs is rupees 96, यानी कि डज़न में कितने एग आ जाएंगे, 12। तो 12 जो एग हैं वो कितने के हैं, 96 रुपीज़ के हैं। What will be the price of 28 eggs? यह क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ अ डजन एग्स इज़ रुपीज़ 96, यानी कि जो 12 अंडों की कीमत है वो 96 रुपीज़ है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 28 एग्स? अगर जो एग्स हैं वो ज़्यादा हो जाएं, 28 हो जाए, तो उनकी प्राइस क्या आएगी, ये हमने फाइंड करना है। तो एक तरफ हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ एग्स हैं और दूसरी तरफ ये प्राइस है, नंबर ऑफ़ एग्स और प्राइस। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्स और एक साइड पे हम लिखते हैं प्राइस, कीमत। अब 1 डज़न, डज़न एग में कितने एग आ जाएंगे, 12 एग आ जाएंगे, और वो कितने के हैं, रुपीज़ 96 के हैं। रुपीज़ प्राइस कितनी है, 96। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 28 एग्स? यानी कि 28, अगर एग्स 28 हो जाएं, 28, तो उनकी प्राइस क्या होगी वो हम मालूम करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक्स लिख लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले 12 एग्स थे, फिर एग ज़्यादा होकर कितने हो गए, 28 हो गए। पहले कितने एग थे, 12, अब ज़्यादा होकर 28 एग आ गए। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई है, ग्रेटर। तो यहाँ पे भी 96 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी कि एग्स की तादाद ज़्यादा है तो प्राइस भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो इसको हम लिखेंगे ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो ये वैल्यू भी ज़्यादा। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ पे इसको वैल्यू पे लिखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 28/12। से यहाँ पे 28 पे यह आ जाएगा 28
ओवर 12 इज इक्वल, इस साइड पे है x ओवर 96, यहाँ से x स्टार्ट हो रहा है, ये x आएगा और क्या आ जाएगा साथ इसके ऊपर 96 पे एंड हो रहा है, तो ये नीचे मैंने 96 लिखा। अब यहाँ पे लिखते हैं 28। अब ये 96 x के नीचे है तो मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 96 आ जाएगा, तो नीचे क्या आएगी वैल्यू 12 आ जाएगी, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू वैल्यू किसके है x के। यहाँ पे ये 96 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, इधर नीचे डिवाइड है तो इस साइड पे लेके आऊँगा तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैं कटिंग करूँगा इसकी, ये है 12 और यहाँ पे 12 के टेबल में 96 आता है, 12 के टेबल में क्या आता है 96, 12 के टेबल में हमारे पास यहाँ पे 96 आता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ट्वेल्व 1 टाइम 12, 96 हमारे पास कहाँ पे आएगा, इसको हम लिखते हैं 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो 8 टू द 6, 1 कैरी, 8 1 द 8 और 1 9, तो क्या रहता है 96 आ जाता है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 96। तो 12 1 टाइम 12 करेंगे और ये करेंगे 12 8 टाइम 96, 12 1 टाइम 12, 12 8 टाइम 96। अब हम 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, इज इक्वल टू x, 28 और 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 28 8 8 8 द 64, 4 लिखेंगे, 6 कैरी, 8 टू द 16, 16 में 6 प्लस करेंगे, 8 टू द 16, 16 में हम क्या प्लस करेंगे यहाँ पे 6, 8 8 द 64, यहाँ पे हमने ये 4 लिखा, 6 कैरी कर दिया, 8 टू द आ जाएगा हमारे पास 60 और 16 में हम स्टूडेंट क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को प्लस कर देंगे 6 को, तो 16 प्लस 6 इज इक्वल 22, तो आंसर आ जाएगा 224 इज इक्वल टू x के, 224 इज इक्वल x। तो x हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो 28 एग्स हैं वो कितने के आएंगे 224 रुपीज़ के, 220 रुपीज़, 28 एग्स हमारे पास आ जाएंगे 224 रुपीज़ के। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 10 oxen can graze a field in 27 days, in 27 days, ये हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग वुड 9 oxen take to graze the same field। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 10 oxen can graze a field in 27 days। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग वुड 9 oxen take to graze the same। कि पहले हमारे पास यहाँ पे ऑक्सन है, ये हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, और सेकंड हमारे पास क्वांटिटी है डेज। सेकंड क्वांटिटी कौन सी है, डेज। पहले हमारे पास 10 ऑक्सन थी, हमने 10 लिखा, और फील्ड को वो ग्रेस कर रही थी कितने दिनों में, 27 डेज में, 27। अब हाउ लॉन्ग वुड, यानी कि अगर 9 ऑक्सन रह गई हैं, एक ऑक्सन कम हो गई है वैल्यू, तो वो कितने दिनों में फील्ड को ग्रेस करेंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास पहले 10 वैल्यू थी, फिर 9 रह गई, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है, ये वैल्यू डाउनवर्ड जा रही है। पहले 10 वैल्यू थी, फिर 9 वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है, कम हो गई है। जबकि इस साइड पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जाहिर है जब हमारे पास ऑक्सन की वैल्यूज़ नंबर्स कम हो जाएंगे तो फिर डेज की तादाद ज़्यादा होगी, फिर काम ज़्यादा दिनों में मुकम्मल होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज, ये वैल्यू इंक्रीज। इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं इन्वर्स, कि अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू
ज़्यादा हो रही, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने 10 से स्टार्ट किया इसको, तो लिखते हैं 10 और एरो हमारा जो है वो एंड हुआ कहाँ पे, 9 के ऊपर। एरो हमारा कहाँ पे एंड हुआ है, 9 पे, तो नीचे लिखेंगे 9 इज इक्वल, ये वैल्यू हमने x से स्टार्ट की, x लिखते हैं, और 27 पे एंड की तो 27 नीचे आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे 10। अब ये जो 27 है ये नीचे है डिवाइड में, जब इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और नीचे ये 9 वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये x, ये हमने 27 नीचे डिवाइड हो रहा था, इसको हमने इस साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब इसको हम कटिंग करते हैं, ये आ जाएगा 9 1 था 9 और 9 3 टाइम 27, क्योंकि 9 के टेबल में 27 आता है, 9 3 टाइम्स 27। अब यहाँ पे ऊपर है 10 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 10 रह गया मल्टीप्लाई 3, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 10 3 टाइम आ जाएगा आंसर 30। ये 30 क्या वैल्यू आई है, 30 डेज, यानी कि जब एक ऑक्सन कम हो जाएगी तो उसको कितने डेज लगेंगे उनको ग्रेस करने के लिए, फील्ड खेतों को 30 डेज, कितने डेज दरकार होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, 30 डेज में काम मुकम्मल होगा। पहले यहाँ पे 27 डेज में काम हो रहा था, लेकिन अब कितने दिनों में काम मुकम्मल होगा, 30 डेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 टाइपिस्ट कैन टाइप यानी कि जो टाइप करने वाले लोग हैं, टाइप करते हैं बुक्स को, वो कितने हैं, 6 पीपल, 6 पीपल हैं, कैन टाइप द मैन्युस्क्रिप्ट of a book in 18 days. How many days will 4 typists take to type the same manuscript? ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 6 टाइपिस्ट कैन टाइप, 6 जो टाइपिस्ट हैं वो बुक के मैन्युस्क्रिप्ट को टाइप करते हैं कितने डेज़ में, 18 डेज़ में वो काम मुकम्मल करते हैं। जब यहाँ पे 2 पीपल कम हो जाएंगे यानी कि 4 टाइपिस्ट रह जाएंगे तो वो अपना काम कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे टाइपिस्ट की वैल्यू है, उसको हम लिख लेंगे वर्कर, और यहाँ पे आ जाएगा डेज। तो वर्कर्स कितने हैं, 6, और कितने दिनों में काम हुआ, 18 डेज़ में, कितने दिनों में, 18 डेज़ में। अब यहाँ पे वर्कर की तादाद कम हो गई यानी कि 4 रह गई है, कितनी तादाद है, 4, तो कितने दिनों में काम होगा वो हमने फाइंड करना है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x। तो यहाँ पर स्टूडेंट 6 थे, फिर वर्कर कम हो गए, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जा रही है, डाउन। पहले वर्कर ज़्यादा थे, फिर वर्कर क्या हो गए, कम हो गए, यहाँ पे नीचे 4, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, डेज क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। जब वर्कर कम हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा दिन लगेंगे उस काम को मुकम्मल करने में। तो अब ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये कौन सी टाइप है प्रोपोर्शन की, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे पहले 6 से हमने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे हम लिखते हैं 6 और एंड हमने किया 4 पे, तो नीचे आ गया 4 इज इक्वल, ये वैल्यू हमने x से स्टार्ट की है एरो, तो x लिखेंगे और एरो एंड है 18 पे, 18 यहाँ पे नीचे। तो अभी हम ये वैल्यू लिखेंगे 6
यहाँ पे 18 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 एज इट इज़ इक्वल टू x। अब इसमें हम कटिंग करेंगे इसको, ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कटिंग होगी, इस वैल्यू को हम कटिंग करेंगे। तो इसको कटिंग करते हैं, यहाँ पे ये 4 है, 4 के टेबल में 6 भी नहीं आता और 18 भी नहीं आता, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं 2 से। तो 2 टाइम्स 4 और 2 कितने टाइम, 2 3 टाइम्स 6, 2 कितने टाइम 6 आएगा, 3 टाइम, 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6। अभी हमारे पास 2 मौजूद है, रिमेनिंग है, 2 से हम 18 भी कट कर सकते हैं, तो लिखेंगे 2 1 टाइम 2, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 9 द 18। तो ये हमने 2 के टेबल से 18 को भी कट किया। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, 3 मल्टीप्लाई 9, तो 3 9 टाइम कितना आ जाएगा, 3 9 द 27। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। 27 उनको डेज दरकार होंगे, 27 डेज उनको लगेंगे काम को मुकम्मल करने में। पहले 6 वर्कर्स थे तो 18 डेज में काम मुकम्मल हुआ, जब वर्कर कम हो गए 4 रह गए तो कितने दिनों में काम मुकम्मल होगा, 27 डेज में। ये हमारा क्या है आंसर। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखें। डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन है स्टूडेंट द इक्वालिटी between two ratios. The equality between two ratios is called proportion. The equality between two ratios is called proportion. इसको हम क्या कहते हैं? proportion. proportion को किससे डिनोट करते हैं? proportion is denoted by double colon. इसको हम डबल कॉलन के साथ डिनोट करते हैं। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास द रिलेशन इन विच ये ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और सेम एज इट इज़ अगर एक क्वांटिटी को कम किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। तो इसको हम लिखेंगे द रिलेशन इन विच one quantity increases or decreases in the same proportion by increasing or decreasing the
by increasing or decreasing the other quantity. The relation in which one quantity increases or decreases in the same proportion by increasing or decreasing the other quantity. इसको हम क्या कहते हैं? It's called direct proportion. It's called direct proportion. तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ये तो क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. What is meant by inverse proportion? What is meant by inverse proportion? Explain with an example. इसको हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. इन्वर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? इन्वर्स प्रोपोर्शन अभी हमने क्वेश्चन किया कि जिसमें अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके मुकाबले में सेकंड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. जिसको हम लिखते हैं इनवर्टेड फॉर्म द प्रोपोर्शन a proportion in which one quantity increases a proportion in which one quantity increases as the other quantity decreases. In the same proportion, and vice versa. It's called inverse proportion. इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यानी कि हमने ट्रिक करना है, जो हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू होगा उसको हम टिक करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें द साइन डैश इज़ यूज फॉर प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन के लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि इसके लिए हम डबल कॉलन, सिंगल कॉलन के साथ हम डबल कॉलन इसमें यूज़ करेंगे. हम 2 कॉलन यानी कि डबल कॉलन इसमें यूज़ करते हैं प्रोपोर्शन में. तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन में डबल कॉलन है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या करना है? टिक करना है. ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है. नेक्स्ट सेकंड है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन की कितनी टाइप्स हैं? तो हमने प्रोपोर्शन की टाइप्स पढ़ी हैं, वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी कि 2 टाइप्स हैं. तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन पे हम टिक का साइन करेंगे. ये करेक्ट आंसर है.
नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, विच वन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, विच वन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की टाइप क्या है? ए ऑप्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन, बी ऑप्शन है राइट प्रोपोर्शन, सी ऑप्शन है स्मॉल प्रोपोर्शन और डी ऑप्शन है लार्ज प्रोपोर्शन। तो हमने दो टाइप्स पढ़ी इसकी, नंबर 1 थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नंबर 2 थी इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे मौजूद है, ए के ऊपर हम यहाँ पे टिक करते हैं, ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, इन डैश रेशो 2 प्रोपोर्शन 3:6, वैल्यू ऑफ डैश, यानी कि यहाँ पे वैल्यू x होगी जिसकी हमने वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये वैल्यू क्या है यहाँ पे? x। तो जब हम यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 इज इक्वल आएगा हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 3/6 इज इक्वल x। 2 × 3 = 6, 6/6, ये आंसर हमारे पास आएगा 1। तो ए ऑप्शन है, इसको हम टिक करते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इन A/B प्रोपोर्शन C/D, A एंड D आर कॉल्ड, A और D फर्स्ट वाली क्वांटिटी और लास्ट वाला प्रोपोर्शन फर्स्ट प्रोपोर्शन और लास्ट प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ डी ऑप्शन में है, ये करेक्ट आंसर, इसके ऊपर हमने टिक किया। नेक्स्ट है नंबर 6, द इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशियोज इज कॉल्ड, 2 रेशियोज के दरमियान जो इक्वालिटी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये हमने इसके ऊपर टिक किया, प्रोपोर्शन। तो ये तो स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज 6C जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 10 था टिक द करेक्ट आंसर। इसके सॉल्व करने से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।